बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रियासत बहावलपुर के नेटिव एजेंट और चीफ जस्टिस सैयद मुराद शाह गर्देदी ने 1825 से 1866 तक के 4 नवाबों के बारे में जो बेलाग तबसरे किए और वाक़यात बताए, वो उनकी किताब तारीख़ मुराद में दर्ज हैं और ये आज का मौजू है। मैं हूँ तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और बेहतर समझते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, सैयद मुराद शाह गर्देदी का ताल्लुक मुल्तान के गर्देदी ख़ानदान से था। इन्हें अक्टूबर 1865 में पीर अब्बास खान की रिटायरमेंट पर रियासत बहावलपुर का नेटिव पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर किया गया। सैयद मुराद शाह साहब को बहावलपुर में पहली सदर अदालत यानी चीफ कोर्ट के क़याम पर यहाँ का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। इस ओहदा पर वो अपनी वफात तक तैनात रहे। आपके मुनसफाना फैसले आज भी ज़बान ज़द्दो आम खास हैं। आपकी इंसाफ पसंदी से वाबस्ता ये कहावत लोग आज भी याद करते हैं कि मर जो गया मुराद शाह। दरबारी मौरखीन और कसीदा गों के अंदाज से हटकर आपने वाक़यात नवीसी का फरीदा सरंजाम दिया है। तारीख़ मुराद की 5 जिल्दें हैं। चौथी जिल्द रियासत बहावलपुर पर तारीखी दस्तावेज़ का दर्जा रखती है। ये एक कलमी नुस्खा था जो मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब, साबिक सदर शोबा तारीख, गवर्नमेंट ऐसी कॉलेज बहावलपुर की काविज से मिला और कैप्टन रिटायर्ड सैयद मोहम्मद अली गर्देदी साहब ने इस कलमी नुस्खा को बड़े एहतमाम से सलीस उर्दू में शाये कराया। सैयद मुराद शाह गर्देदी साहब नवाब बहावल खान सालिस की तख्त नशीनी 1825 से लेकर नवाब बहावल खान राबे की वफात 25 मार्च 1866 तक के हालात पर बेलाग तबसरा करते हैं। किसी लगी लपटी और खुशामद से हटकर हकीकी वाक़यात को लिखा है। इनमें से चंद वाक़यात आपको पढ़कर सुनाऊंगा जो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब ने इस किताब के तारुफ में लिखे हैं। नवाब बहावल खान सालिस ने अपने अहद का आगाज़ अपने मस्तूफियान दफ्तर शेख मकबूल अहमद और शेख नूर मोहम्मद के कत्ल से किया। इस कत्ल के पसे पुश्त वज़ीर मोहम्मद याकूब खान का ज़ाती अनाद और बोझ था, क्योंकि मस्तूफियान मज़कूरा ने याकूब खान के वज़ीर बनने से कबल एक बार उसकी मकबूजा अराज़ी पर वाजिबुल अदा मासूल की वसूलियाबी का तकाजा शिद्दत से किया था। इस बिना पर वज़ीर बनते ही मोहम्मद याकूब खान ने मस्तूफियान के खिलाफ बहावल खान सालिस को खूब भड़काया और आखिरकार इन दोनों के कत्ल का फरमान हासिल करके इन्हें इंतहाई सफाकी से मौत के घाट उतार दिया। इस वाक़या से उस दौर के दरबारी साजिशाना माहौल की अक्कासी होती है और इसके साथ साथ ये भी मालूम होता है कि नवाबीन किस तरह कानून के कच्चे होते थे, जो महज करीबी उमरा के बहकावे में आकर किसी भी दुश्मन के कत्ल जैसा इंतहाई हुक्म दे डालते थे। लेकिन तारीख खुद को दोहराती है। उसी नवाब ने आखिर कुछ अरसा बाद अपने चहीते वज़ीर याकूब खान और उसके रिश्तेदारों दैम और कैम को कत्ल करा दिया। तारीख़ मुराद के मुताबिक याकूब खान के कत्ल का असल मुहर्रिक वज़ीर मोहम्मद याकूब की खूबरू अहलिया और इसकी बेटियां थीं और इसके कत्ल के फ़ौरन बाद नवाब बहावल खान सालिस ने मोहम्मद याकूब खान की बीवी और बेटियों को अपने हरम में डाल दिया। तारीख़ मुराद को अगर हुक्मरानों के ज़ाती हालात की सरगुज़श्त के अलावा रियासत की सियासी तारीख भी कहा जाए तो बेजा ना होगा, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और अमीरान बहावलपुर के ताल्लुकात पर एक मुस्तनद दस्तावेज़ का दर्जा रखती है। इसमें तमाम मुआहदात को शामिल किया गया है जो अंग्रेज़ों और रियासत बहावलपुर के माबैन तय पे। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तय पाए जाने वाले पहले मुआहदे का मकसद हाकिम पंजाब रंजीत सिंह के रियासत बहावलपुर के खिलाफ जारहाना इकदाम से बचाव के लिए किसी ताकतवर हलीफ की तलाश था। इस मुआहदे की दफ़ा 2 और 4 के तहत अमीरान बहावलपुर की दाखिली व खारजी खुद मुख्तारी को तस्लीम किया गया और हर किस्म की मुदाखला से बाज रहने की यकीन दहानी कराई गई। ये मुआहदा एक तरफ तो रियासत के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बैमी सियासी रवाबित पर रोशनी डालता है और दूसरी तरफ अपनी हदूद में बहने वाले दरिया सिंध और दरिया सतलुज पर रियासत के इक़्तिदार आला की ज़मानत फराहम करता है, क्योंकि इस मुआहदा के तहत हुकूमत बहावलपुर को उनके दरियाओं से गुजरने वाली तिजारती कश्तियों पर टैक्स लगाने का इख्तियार दे दिया गया था। तारीख़ मुराद में आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 1838 में इसी जबरी मुसल्लत करदा मुआहदे का जिक्र है,
जिसे कंपनी के मुदब्बरों की तरफ से रियासत को मुकम्मल तौर पर अपने ज़ेर असर करने की शातिराना चाल करार दिया जा सकता है। यह ज़बरदस्ती वो मुआहदा था जिसे रियासत की मातहती की दस्तावेज़ का दर्जा हासिल है। मसलन उसकी शर्त दोम की रूह से अंग्रेज़ी सरकार को बहावलपुर की हिफाजत का जिम्मेदार करार दे दिया गया। शर्त सोम के तहत नवाब बहावल खान और उसके वर्सा कंपनी बहादुर के मुती करार दे दिए गए। इसी तरह शर्त चहारों की रूह से रियासत के इक़्तिदार आला को सिर्फ अंदरूनी नज़्म व नस्क तक महदूद कर दिया गया और बैरूनी ताल्लुकात के सिलसिले में इसे कंपनी बहादुर का मुती करार दे दिया गया। 5 अगस्त 1840 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने दरियाए सतलुज व सिंध से गुजरने वाली तिजारती कश्तियों के टैक्स पर मजीद कमी के लिए रियासत बहावलपुर से एक और मुआहदा पर दस्तखत कराए। 6 दफात पर मुश्तमिल एक और मुआहदा तिजारत 11 सितंबर 1843 को तय पाया, जिसकी रूह से दरियाई रास्ता से गुजरने वाली कश्तियों से आधा टैक्स लेने और खुश्की के रास्ते ताजरों से महदूद टैक्स ऐद करने की दस्तावेज तैयार हुई। इसके अलावा रियासत के लिए यह ज़रूरी करार दिया गया कि वो बहावलपुर से सरसा तक सड़क की तामीर और इसके किनारों पर पुख्ता कुएं और सराय तैयार कराए। अगर तमाम मुआहदात की तफसील और नौयत पर गौर किया जाए तो मासवाए 1833 के अव्वलीन मुआहदे की माकूलियत के बाकी तमाम मुआहदात का मकसद बहावलपुर के मफादात से कतई नज़र ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बालादस्ती, अजारादारी और मराद का हसूल था। नादरीन, तारीख़ मुराद के मुताबिक मशहूर सियाह अलेक्जेंडर बर्निस सिंध और काबुल की सियाहत के दौरान जब दरियाई रास्ते से बहावलपुर में दाखिल हुआ तो इस मौका पर वो अहमदपुर शर्किया में नवाब बहावल खान सालिस का मेहमान बना। वो अपने सियाहतनामे में खुद तहरीर करता है कि 22 अप्रैल 1838 को जब मैं अपने हमराइयों के साथ मिठनकोट पहुंचा तो यहाँ से बहावलपुर तक हर घाट पर हमारा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। रास्ते में हर पड़ाव पर खूब मदारत की गई। इस मौके पर एक इंतहाई मुज़ीक़ाखेज़ सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब हमारी आमद से कबल नवाब बहावल खान को किसी ने बताया कि हम लोग मेंढक खाने के बड़े शौकीन हैं, तो उसने हमारी खातिर बहुत से जोड़ों और तालाबों में मेंढक जमा कराए ताकि हमारी ज़ियाफ़त का सामान हो। मुराद शाह साहब लेफ्टिनेंट मैक्सन की दरबार बहावलपुर आमद का मकसद बयान करते हुए लिखते हैं कि वो नवंबर 1838 में यहाँ पहुँचा ताकि मुहिम काबुल के दौरान बहावलपुर की राह से गुजरने वाले लश्कर के लिए रसद की फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस तरह जब तस्खीर अफगानिस्तान के लिए शाह शुजाउल मुल्क विलियम मैकनाटन और जनरल नॉट अंग्रेज़ी अफवाज के हमरा दरिया सतलुज के रास्ते रियासत बहावलपुर की हदूद में दाखिल हुए तो उसी मौका पर हासिलपुर, गोट कैम और खैरपुर के दरियाई घाटों से गुजरने के दौरान उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। और जब यह काफिला बहावलपुर के नज़दीक झांगीवाला पहुंचा तो नवाब बहावल खान सालिस ने बजाते खुद बड़े पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर बतौर नज़र 125 अशरफियाँ पेश की। इसके अलावा बादशाह और उसके साथियों के इस्तेमाल के लिए बड़ी मिकदार में बादाम, मिश्री, मिठाई, अर्क बैद, मुश्क गुलाब, मेवाजात और देसी फल मुहैया किए गए। जब शाह बहावलपुर से रुखसत हुआ तो नवाब बहावल खान ने दोबारा 125 अशरफिया नजराना के अलावा मुबलग 5000 रुपये, 51 थान नफीस पार्चाजात, 1 बाज, 2 घोड़े और 2 ऊँट में तलाई व नकराई साजों के पेश किए। इस तरह जब 17 अगस्त 1839 को तस्खीर काबुल की इतला पहुंची तो अहमदपुर और बहावलपुर में चिरागबंदी की गई। नादरीन, तारीख़ मुराद से नवाब बहावल खान सालिस की मजहब से अकीदत का अंदाज़ा भी होता है। उसने 2 अशखास सैयद अहमद शाह और हकीम कमरुद्दीन को अपनी तरफ से हज की अदायगी के लिए रवाना किया और इन्हें बतौर सफ़र खर्च 2000 रुपये दिए। इसके अलावा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के लिए मुबलग 5000 रुपये दिए। जब सैयद अहमद शाह हज से वापस हुआ और अपने हमरा तबरुकात मुक़द्दसा आब ज़मज़म, खाक शिफा, पार्चा गिलाफ रोज़ा मुतहरा, पार्चा गिलाफ बैतुल्ला शरीफ और नक्शा बैतुल्ला शरीफ व रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पार्चा गिलाफ रोज़ा सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पेश किया तो नवाब ने सैयद अहमद शाह के हाथों और पैरों पर अपनी आंखें मली। नादरीन, हमें यह किताब पढ़कर मालूम होता है कि नवाब बहावल खान सालिस हज़रत ख्वाजा सलमान तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। वो 24 जनवरी 1851 को मज़ारात दिल्ली व अजमेर की ज़ियारत के लिए सफ़र पर रवाना हुए
اور بزرگان دین کے مزارات پر پرعقیدت حاضری کے بعد واپس ہوئے۔ ناظرین، ریاست بہاولپور کو چونکہ ایک اسلامی ریاست سمجھا جاتا تھا، اس لیے افغانستان کے انگریز دشمن اسے اپنا دوست گردانتے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی کہ امیران بہاولپور انگریزوں کے زبردست حلیف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سر الیگزینڈر برنس کے قاتل امیر لشکر خان نے اس کا کام تمام کرنے کے بعد اس کا تمام سامان رمضان نامی افغان کے ذریعے نواب بہاول خان ثالث کے پاس روانہ کر کے مواخات اسلامی کے نام پر دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہا، تو نواب نے نہ صرف وہ سامان اسے واپس کر دیا بلکہ رمضان نامی افغان کو انتہائی ذلت سے اپنے علاقے سے نکال بحر کیا، اور اس واقعے کی اطلاع فوراً انگریزوں کو دے کر ان کی آشیرواد حاصل کی۔ ناظرین، یوں تو سارے نواب شادیوں کے انتہائی دل دادا تھے، لیکن تاریخ مراد خصوصاً نواب بہاول خان ثالث کے متعدد نکاحوں کی خبر دیتی ہے۔ 1841 میں نواب صاحب نے ساوت سنگھ سوڈا کی لڑکی سے بیاہ رچایا۔ اس قلمی نسخہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نواب بہاول خان ثالث سیر و سیاحت کا انتہائی شوقین تھا۔ اس میں بہاول گڑھ کے علاقہ شرقی ریاست میں شکار کا وہ واقعہ درج کیا گیا ہے جس کے دوران نواب کی گولی سے ایک ملازم سرور شاہ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ یہ پہلا نواب تھا جس نے اپنے بیٹے صاحبزادہ محمد خان کو انگریزی تعلیم دلانے کے لیے ہندوستان سے ایک استاد لالا رگھن لال کو بلوا کر تعینات کیا۔ چونکہ یہ تاریخ ایسٹ انڈیا کمپنی اور بہاولپور کے تعلقات پر ایک مستند ماخذ کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اسے معلوم ہوتا ہے کہ بہاولپور میں کمپنی کی جانب سے کون کون پولیٹیکل ایجنٹ اس دور میں متعین ہوئے اور ان کا کیا کردار رہا۔ جیسا کہ 13 اپریل 1845 کو پیر ابراہیم کی جگہ لیفٹیننٹ کنگھم اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کیا گیا۔ اسے خصوصاً ریاست بہاولپور اور ریاست بیکانیر کے مابین سرحدی جھگڑے کو نپٹانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس کی ناکامی پر پیر ابراہیم کو دوبارہ تعینات کیا گیا۔ تاریخ مراد نواب بہاول خان ثالث کی وفات اور اس کے بعد کے حالات پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ نواب بہاول خان ثالث کے 5 بیٹے تھے، لیکن اس نے تخت نشینی کے لیے اپنے تیسرے بیٹے سعادت یار خان کو منتخب کیا۔ یہ صاحبزادہ 1842 میں ایک جلدی عارضے کا شکار ہوا تھا جس کی بنا پر اس کی بائیں آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ تاہم اس شہزادہ کی جانشینی کے لیے نواب نے پیشگی گورنر سے منظوری حاصل کر لی تھی، لیکن نواب بہاول خان ثالث کا یہ فیصلہ جذباتی تھا، جس کی قیمت اسے اپنے چہیتے بیٹے کو اپنی وفات تک ریاست بدری اور قید و بند کی صورت میں ادا کرنا پڑی۔ ناظرین، 19 اکتوبر 1852 کو بہاول خان ثالث نے مرض اسہال و بخار میں قلعہ ڈراور میں وفات پائی۔ فوری طور پر وصیت کے مطابق سعادت یار خان کو نواب صادق محمد خان ثالث کے نام سے تخت نشین کرایا گیا۔ ایک تو وہ سابقہ جانشینی کے اصولوں کے خلاف مثلاً نشین ہوا، دوسرا اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے عزیز و اقارب اور ملازمین سے انتہائی سخت سلوک روا رکھا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی اور مستقبل کے نواب صاحبزادہ حاجی خان کو قلعہ فتح گڑھ میں قید کر دیا اور اخراجات میں ہر درجہ کمی کر دی۔ کئی ملازمین کو برطرف کر دیا اور دود پوترا سرداروں کی عزت و تکریم میں بھی کمی کر دی گئی۔ اس بنا پر اکثر لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے اس کے تخت نشینی کے صرف 4 ماہ 5 یوم بعد اس کے بڑے بھائی حاجی احمد خان کو قید سے رہا کر کے سعادت خان کا تختہ الٹ دیا۔ صاحبزادہ حاجی خان 22 فروری 1853 کو محمد فتح خان کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی اور سابق نواب سعادت یار خان کو قلعہ ڈراور کے اندر اور پھر قلعہ سے باہر ایک مکان میں نظر بند کر دیا، لیکن اس سے اچھا سلوک روا رکھا۔ آخر چیف کمشنر جان لارنس کی ہدایت پر اسے کمشنر ملتان کی تحویل میں دے دیا گیا اور اس کا وظیفہ 1600 روپے مقرر کر کے اسے لاہور مستقل قیام کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ لاہور پہنچ کر سعادت یار خان اپنے حق سے دستبردار نہ ہوا بلکہ آمادہ شورش ہوا۔ اس پر اسے 22 مارچ 1854 کو قلعہ مسمن برج میں محبوس کر دیا گیا۔ 13 دسمبر 1854 کو عبداللہ خان جو نواب بہاول خان ثالث کا بیٹا تھا کو نواب فتح محمد خان کے مقابلے میں تخت نشین کرانے کی سازش کی گئی۔ اس سازش میں سعادت یار خان کا ہاتھ تھا کیونکہ دود پوترے اسے قلعہ لاہور میں ملنے جایا کرتے تھے۔ سعادت یار خان قلعہ مسمن برج لاہور میں قید رہا جہاں وہ مرض ہیضہ سے فوت ہوا۔ ناظرین، تاریخ مراد اس لحاظ سے منفرد ہے
कि इसमें नवाबों के ज़ाती हालात के अलावा उनके मुल्क चलाने के निज़ाम पर भी रोशनी डाली गई है। मसलन एक जगह लिखते हैं कि नवाब बहावल खान सालिस के दौर में फ़ौज का खर्चा सिर्फ 2 लाख रुपए था, जबकि नवाब फतेह मोहम्मद खान के दौर में ये अखराजात 5 लाख रुपए तक जा पहुँचे। उसके दौर में 300 चोरों को इलाका खानपुर से गिरफ्तार करके रियासत में आबपाशी के लिए खोदी जाने वाली नहरों के काम पर लगा दिया गया। शुरू से रियासत भावलपुर में बहुत आला दर्जे की मसनूआत तैयार की जाती रही हैं। मसलन मई 1855 को फ्रांस में मुनक़दा मसनूआत की नुमाइश के लिए भावलपुर से बर्तन, चाकू, जेवरात, कीमती लुंगियाँ, रेशमी कपड़ा, कालीन, तलवारें और बंदूकें रवाना की गई। नादरीन, तारीख के मुराद से मालूम होता है कि नवाब फतेह मोहम्मद खान के दौर में नज़्म व नस्क की हालत अच्छी ना थी। दाऊद पोतरों की शोरश इंतहा को पहुंच चुकी थी। पहले तो उन्होंने फ़कीर सिराजुद्दीन को ओहदा विदारत से अलहदा कराया और फिर इसे कत्ल कर दिया। अब उसकी जगह अहमद खान मदारुल महाम मुकर्रर हुआ तो दाऊद पोतरे उसके भी मुखालिफ हो गए। इस दौरान सरकारी ख़जाने की भी हालत अबतर थी। सिपाहियों को जब मुसलसल 5 माह तक तनख्वाह न मिली तो उन्होंने तंग आकर कप्तान जॉन होल को यरगमाल बना लिया और अपने साबका वाजबात की अदायगी का मुतालबा किया। तारीख़ मुराद के वाक़यात से अंदाज़ा होता है कि नवाब फतेह मोहम्मद खान को कुत्तों और रीछों की लड़ाई कराने और इस किस्म के दीगर मशागिल का ज़्यादा शौक़ था। यही वजह थी कि जुमला नज़्म व नस्क मदारुल महाम और दीगर एहलकारान के सुपुर्द रहा, जिसकी बिना पर उसके दौर में मामलात रियासत की हालत दगरगू थी। हिंदुस्तान के तमाम वालियान रियासत अंग्रेज़ों की बालादस्ती की वजह से उनके हमेशा फर्माबरदार रहे और इस सिलसिले में उन्होंने अंग्रेज़ इस्तेमार के क़याम व इस्तेहकाम में उनसे हर मुमकिन ताउन किया। हत्ता कि 1857 की जंग आज़ादी में जब हुर्रियत पसंदों के मुकाबला में उनसे इमदाद तलब की गई तो अपने ही हमवतनों को कुचलने के लिए हिंदुस्तानी रियासतों की अफवाज ने जौक दर जौक हिस्सा लिया। रियासत भावलपुर से 500 सवारों की इमदाद के लिए तार भेजा गया, जिस पर रियासत ने 250 सवार और 2 तोपें रवाना की। जब 24 दिसंबर 1857 को दिल्ली तस्खीर हुई तो इस फतह की खुशी में भावलपुर और अहमदपुर शर्किया में सरकारी तौर पर चिरागबंदी की गई और तोपें दागी गई। ये तमाम वाक़यात तारीख़ मुराद का हिस्सा हैं। नवाब फतेह मोहम्मद खान 3 अक्टूबर 1858 को फौत हुआ। उसकी मौत का सबब एक गरीब माशकी बना जो थक कर महल के बागीचा में सो रहा था। नवाब अपने हरम के साथ तैर करते हुए इस कोने में जा पहुंचा तो माशकी बेचारा घबरा कर भागा, जिस पर नवाब ने उसे पिटवा कर मरवा डाला। लेकिन इस गरीब की मौत खुद नवाब की कदा साबित हुई। नवाब के दिल में खुद अपने जालमाना फेल का इस कदर असर हुआ कि वो बुखार में मुब्तला हो गया और माशकी आता है कि अल्फाज पुकारते हुए जान दे दी। नादरीन, नवाब फतेह मोहम्मद खान की वफ़ात के बाद उनका साहबजादा रहीम यार खान नवाब मोहम्मद बहावल खान राबे के नाम से तख्त नशीं हुआ। अगर इस नवाब को बहावलपुर की तारीख में कातिल नवाब के नाम से पुकारा जाए तो बेजाना होगा। उस दौर का सबसे खून आशाम वाक़या वज़ीर अहमद खान मलेज़ाई से उसकी चपकले से मुतालिक था। तारीख़ मुराद के मुताबिक दोनों तरफ के आदमियों में डेरा नवाब के मकाम पर ज़बरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें नवाब की फ़ौज के 66 अफराद और वज़ीर और उसके भाइयों समेत 18 आदमी हलाक हुए। कई रोज़ तक वज़ीर अहमद खान और उसके 2 भाइयों की लाशें बेगौर कफन पड़ी रहीं। आखिर इन्हें घसीटते हुए डेरा नवाब साहब के मगरबी जानिब एक गरे में फेंक कर मिट्टी डाल दी गई। ये मकाम बाददा कब्रिस्तान शहीदा के नाम से मानून हुआ। खुद गवर्नर पंजाब की तरफ से इस वाक़या की बातपुरस की गई और शदीद नागवारी का इजहार किया गया। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर मकतूल वज़ीर के अहल खाना के 29 बाकी मानदा अफराद की रिहाई अमल में आई और इन्हें रियासत भावलपुर से डेरा इस्माइल खान के लिए रवाना किया गया। नवाब का जुल्म जबर इस हद तक बढ़ा कि पहले तो उसने अपने 3 हकीकी चचाओं को किला ड्रावर के अंदर कैद कर दिया और बाद इन्हें मौत के घाट उतरवा दिया और अंग्रेज हुकाम की बादपुर से बचने के लिए 1000 अशरफियाँ उन तक पहुँचाई। इन शहोदा के मकबरे किला ड्रावर की जनूबी दीवार के अंदरूनी तरफ मौजूद हैं। नवाब बहावल खान राबे की खूनरेजी और सख्ती की वजह से दाऊद पोतरे मुसलसल शोरश करते रहे और इनकी ये शोरश नवाब के अपने चचाओं और दीगर रिश्तेदारों के कत्ल के बाद हंगामा आराई पर ख़त्म हुई, जिसके असरात उसकी मौत के बाद तक कायम रहे। उसके दौर में गुलाम मोहम्मद चाकी 27 सितंबर 1865 में मदारुल महाम यानी वज़ीर आज़म मुकर्रर हुआ।
नादरीन, तारीख मुराद के मुताबिक नवाब बहावल खान राबे को शेरों के शिकार का शौक था और उस ज़माना में रियासत के अंदर शेरों का शिकार भी मिल जाता था। यही वजह है कि 1864 में नवाब ने शहर बहावलपुर के करीब समासट्टा और फिर शहर फरीद में शेरों का शिकार किया। 25 मार्च 1866 को नवाब मोहम्मद बहावल खान राबे का इंतकाल हुआ। तारीख मुराद इसके बाद वाक़यात पर खामोश है। हालांकि मुराद शाह साहब इसके बाद नवाब सादिक खान राबे की अदम बलूगत के बहस रियासत बहावलपुर में कायम होने वाली अबूरी हुकूमत में बतौर नेटिव एजेंट और बाद अदा नई कायम शुदा अदालत आलिया के चीफ जस्टिस रहे। लेकिन ये बात अदहद हैरान कुन है कि सैयद मुराद शाह साहब अपनी वफ़ात 10 जनवरी 1876 तक के 11 साल के अरसे तैनाती के वाक़यात के बारे में बिल्कुल खामोश रहे और वो मासिवाए नवाब मोहम्मद बहावल खान राबे के इंतकाल के वाक़या के अपनी किताब में और कुछ तहरीर नहीं करते। हालांकि अगर कुछ लिखने की चीज़ थी तो यही हालात थे जिनका एक किरदार वो खुद थे। हो सकता है कि तारीख मुराद की बाकी मांदा जिल्दों में उनके वाक़यात की उकदा कुशाई की गई हो या नवाब बहावल खान राबे की अचानक वफ़ात के बाद कायम होने वाली अबूरी हुकूमत का एक जिम्मेदार ओहदेदार होने की हैसियत से, और फिर शायद उनकी मुल्तान में अचानक मौत ने इन्हें इतनी फुर्सत ही ना दी हो कि वो इस अरसा की तारीख को कलम बंद कर सकते। ताहम तारीख मुराद रियासत बहावलपुर पर एक मुस्तनद माखद होने के नाते से आज भी मुसन्निफीन और मुहक्किकीन के लिए एक ग्रां कदर सरमाया है। शुक्रिया।